वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी 1973 का जो इनेक्ट हुआ था in 1973 and it was enforced from 1st April 1974. Date of enactment क्या है सीआरपीसी का? CRPC got enacted on 25th January 1974. It is an Act number 2 of 1974 enacted on 25th January 1974 and was enforced from 1st April 1974. इसके अलावा इस पूरे कोड में क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये एक प्रोसीजरल कोड है जिसमें टोटल मिलाकर 484 सेक्शंस हैं जो 37 चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं, जिसमें से 13 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 14 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है उनके लिए, पर्टिकुलरली जो प्रैक्टिस पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं या फिर मैजिस्ट्रेट बनना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली एलएलबी कंप्लीट करने के बाद में आप या तो मैजिस्ट्रेट बनेंगे या एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस करेंगे। तो देखिए, अगर आप एक प्राइवेट पर्सन है, आप एक इंडिविजुअल हैं और आपके साथ में अगर कोई ऑफेंस होता है तो आप सबसे पहला स्टेप क्या लेंगे? ऑब्वियसली यू आर गोना फाइल एन एफआईआर। आप पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट नोट करवाएंगे, इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन अब आप दूसरी सिचुएशन लीजिए, आप एक एडवोकेट हैं और मैं आपके पास में आता हूं कि मेरे साथ में ये ऑफेंस हुआ है, आप इसके लिए एक्शन लें या मींस इसके लिए एक क्रिमिनल को आप आगे प्रोसेस स्टार्ट करें। तो आप पहला स्टेप क्या लेंगे? ऑब्वियसली अगर एफआईआर लॉन्च करनी है तो वहाँ पे एडवोकेट की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जो इन्फॉर्मेंट है वो खुद जाएगा। लेकिन अगर एफआईआर लॉन्च नहीं होती है तो सपोज करें, चैट बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं इस बात का, अगर एक पर्सन पुलिस स्टेशन में जाता है, अपनी इंफॉर्मेशन देता है अपने साथ हुए ऑफेंस के बारे में और पुलिस उसकी इन रिपोर्ट को दर्ज नहीं करती है, तो उस पर्सन के पास में क्या ऑप्शन अवेलेबल है बताएं आप चैट बॉक्स में। ये जो चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ वही पूछ रहा हूँ, नया कुछ भी नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ। एफआईआर जो लॉन्च होती है कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड अगर कोई है तो सेक्शन 154 में वो लॉन्च होती है, और अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की है तो वो कंप्लेंट एनसीआर में 155 में रिकॉर्ड होती है। लेकिन मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि जब एक इंफॉर्मेंट कोर्ट में जाता है, पुलिस के पास जाता है और पुलिस के पास जाके वो अपनी प्रॉब्लम बताता है और पुलिस उसकी रिपोर्ट नहीं लिखती है, तो उसके पास में क्या ऑप्शन अवेलेबल है? अभिषेक हैज आंसर्ड सुपरिंटेंडेंट के पास जाएंगे। रिचा हैज आंसर्ड इन राइटिंग पोस्ट टू एसपी। अनुराग हैज आंसर्ड एसपी। ओके, यानी कि क्लियर है, माइंड में आप लोगों के कॉन्सेप्ट है कि अगर पुलिस मना कर देती है तो वी कैन सेंड अ रिटन कंप्लेंट टू द एसपी थ्रू द पोस्ट। इवन आप इन हैंड भी जाके, इन पर्सन भी जाके दे सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि बाय पोस्ट ही भेजना होगा, रजिस्टर्ड पोस्ट से भी भेज सकते हैं और इन पर्सन भी आप जाके दे सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने सिचुएशन चेंज कर दी, मैंने यहाँ पे कर दी कि वो जो पर्सन था जिसके साथ में ऑफेंस हुआ है वो आपके पास आया है, आप एक एडवोकेट हैं और आपके पास आया है, बोलता है कि भी मेरे साथ में ऑफेंस हुआ है, आप इसके लिए प्रोसीडिंग स्टार्ट करवाएं। तो बीइंग एन एडवोकेट आपका फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा? आपका वो जो स्टेप होगा वो चैप्टर नंबर 14 के सेक्शन 190 190 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम यहाँ पे। दिस चैप्टर डील्स विद द कंडीशंस रिक्विजिट फॉर इंफॉर्मेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, इनिशिएशन ऑफ प्रोसीडिंग्स। यानी कि जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग है जिसमें टोटल 3 स्टेप्स होते हैं, सबसे पहला इन्वेस्टिगेशन, देन इंक्वायरी, देन ट्रायल। तो इस प्रोसीडिंग की इनिशिएशन यानी कि प्रोसीडिंग का स्टार्ट कहाँ से होगा? इनिशिएशन यानी कि प्रोसीडिंग का स्टार्ट, प्रोसीडिंग की कमेंसमेंट कहाँ से होगी, तो उसके लिए कंडीशंस और उसके लिए रिक्विजिट यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट्स बता रखी है इस चैप्टर में। चैप्टर नंबर 14 बहुत छोटा सा चैप्टर है, सेक्शन 190 से लेकर 199 यानी कि टोटल मिला के इसमें 10 सेक्शंस हैं, 190 से 199 तक के। और ये पूरा प्रोसेस बताता है कि या
प्रोसेस भी नहीं, मैं कह सकता हूँ पूरी कंडीशंस और रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाई करता है जो कि एक प्रोसीडिंग्स के, एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग के इनिशिएशन यानी क्रिमिनल प्रोसीडिंग के स्टार्ट करने के लिए ज़रूरत होती है। और सबसे पहला क्या आता है, सेक्शन 190 विच स्टेट्स फॉर द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस कैसे कब लेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखने की वो ये कि ये कॉग्निजेंस लेने की पावर है टू द मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास भी ये कॉग्निजेंस ले सकता है, लेकिन उसके लिए दो स्पेसिफाइड कंडीशंस चाहिए। या तो सीजीएम ऐसी बात के लिए स्पेसिफाई करे टू द मैजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, और या फिर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास अपनी पावर में नहीं है, छुट्टी पे है, ऐसा कोई सिचुएशन अगर आती है तो। अदरवाइज इन द जनरल रूल इज द पावर टू टेक कॉग्निजेंस लाइज विद द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। उसके अलावा दूसरी बात ये आती है कि ये जो कॉग्निजेंस लिया जाना है ये कौन कौन से तरह से लिया जा सकता है। तो उसके लिए हमारे पास में टोटल मिला के 3 सिचुएशंस हैं, वही हैं जिसमें कॉग्निजेंस लेने की पावर मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास आती है। सबसे पहला, अपॉन रिसीविंग अ कंप्लेंट ऑफ फैक्ट्स विच कॉन्स्टिट्यूट सच ऑफेंस। क्या वर्ड यूज किया है यहाँ पे वर्ड यूज किया है कंप्लेंट। कंप्लेंट जो कि सेक्शन 2D में स्पेसिफाइड है, आप लोगों को याद है सेक्शन 2D डिफाइन करता है कंप्लेंट को। और कंप्लेंट की डेफिनेशन अगर आप रिकॉल करें तो उसमें क्या लिखा हुआ है, कंप्लेंट is made to a magistrate with the object to take action in that matter। तो ये बात तो क्लियर हो जाती है कि कंप्लेंट पुलिस को नहीं की जाएगी, कंप्लेंट किसको की जाएगी, मैजिस्ट्रेट को की जाएगी। और सेक्शन 190 ये कहता है कि वो कंप्लेंट जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को की जाएगी, और किस पर्पस से की जाएगी कि उसमें कुछ एक्शन लिया जा सके। तो ये आपका स्टेप होगा बीइंग एन एडवोकेट। अगर आपके पास कोई पर्सन आता है, बोलता है मेरे साथ ये ऑफेंस हुआ है, पुलिस मेरी बात नहीं सुन रही है, एसपी के पास मैं जाना नहीं चाहता, आप इसका प्रोसीडिंग्स स्टार्ट करें, तो आप सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए के अकॉर्डिंगली एक कंप्लेंट फाइल करेंगे विद द मैजिस्ट्रेट। सेकेंड ऑप्शन आता है फॉर टेकिंग द कॉग्निजेंस इज अपॉन अ पुलिस रिपोर्ट ऑफ सच फैक्ट्स। तो ये कौन सी पुलिस रिपोर्ट की बात की जा रही है यहाँ पे बात की जा रही है पुलिस रिपोर्ट सबमिटेड बाय द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन अंडर सेक्शन 173। याद आ रहा है आप लोगों को, सेक्शन 173 में फाइनल क्लोजर रिपोर्ट सबमिट की थी पुलिस ऑफिसर ने विद द मैजिस्ट्रेट। ये उस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि उस सेक्शन 173 की फाइनल क्लोजर रिपोर्ट पे कॉग्निजेंस लेने की पावर रहती है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास। और जो क्लॉज ए की बात हो रही है वो सेक्शन 2D की बात हो रही है। सेक्शन 2D में जो कंप्लेंट स्पेसिफाइड है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे कॉग्निजेंस लिया जा सकेगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट आता है ऑप्शन नंबर सी, that is upon information received from any person other than police officer or upon his own knowledge। upon his own knowledge का मतलब क्या है, upon his own knowledge का मीनिंग है any the magistrate judicial magistrate of first class can take cognizance suo moto also, यानी वह स्वतः संज्ञान भी ले सकता है। सबसे पहला, अगर मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट आती है तो वो उसका कॉग्निजेंस ले सकेगा। अगर मैजिस्ट्रेट के पास में पुलिस रिपोर्ट आती है तो मैजिस्ट्रेट उसका कॉग्निजेंस ले सकेगा। और अगर मैजिस्ट्रेट चाहे तो वो स्वतः ही, अगर मैजिस्ट्रेट के सामने ऐसी कोई सिचुएशन उसको नजर आती है उसके, या अदर देन पुलिस ऑफिसर उसको कोई आके इन्फॉर्मेशन देता है, ना तो कंप्लेनेंट आ रहा है, ना कोई एडवोकेट आ रहा है, ना ही पुलिस ऑफिसर आ रहा है, बल्कि अदर कोई पर्सन आके बता रहा है भी ऐसा ऐसा वहाँ पे हुआ है, तो जो मैजिस्ट्रेट है वो सेल्फ कॉग्निजेंस भी ले सकता है, सुओ मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकता है क्लॉज सी की पावर के अकॉर्डिंग। सबसेक्शन 2 क्या कहता है, द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट मे एम्पावर एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ द सेकेंड क्लास। ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो कॉग्निजेंस लेने की पावर है वो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में है,
लेकिन अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे तो वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास को भी एम्पावर कर सकता है टू टेक द कॉग्निजेंस अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सच ऑफेंस एज आर विद इन हिज कंपिटेंस टू इंक्वायर इनटू और ट्राई। तो ये था हमारा सेक्शन 190 जो कि कॉग्निजेंस बाय द मैजिस्ट्रेट से डील करता है। मेरा ख्याल है अच्छे से पूरी बात क्लियर हो पाई होगी और आपको ये पता समझ में आ सका होगा बीइंग एन एडवोकेट हमारा रोल कहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्रिमिनल ट्रायल में, राइट? आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट लगे तो चैट बॉक्स हमेशा ओपन रहता है, आप इमीडिएटली उसमें मेंशन कर सकते हैं। महाराष्ट्र का स्टेट अमेंडमेंट है, असम का स्टेट अमेंडमेंट है, इन्हें आप देख लीजिएगा अगर उस पर्टिकुलर स्टेट से आप कोई एग्जामिनेशन देते हैं तो। हम बढ़ते हैं सेक्शन 191 की तरफ। रिकॉर्डिंग तो गई है। हाँ, सेक्शन 191 डील करता है ट्रांसफर ऑन एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज्ड। अब ये कौन सी सिचुएशन की बात हो रही है? देखिए अभी सेक्शन 190 में मैंने आपको टोटल 3 कंडीशन बताई। पहली कंडीशन जब मैजिस्ट्रेट को कंप्लेंट रिसीव हो, दूसरी कंडीशन जब मैजिस्ट्रेट को पुलिस रिपोर्ट रिसीव हो, और तीसरी कंडीशन क्या थी? सेक्शन 190 की सबसेक्शन 1 में क्लॉज सी में क्या कंडीशन मैंने आपको पढ़ाया? दैट इज कोई भी मैजिस्ट्रेट सुओ मोटो भी कॉग्निजेंस ले सकता है। अब सपोज करें एक जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के अकॉर्डिंगली सुओ मोटो कॉग्निजेंस ले लिया किसी ऑफेंस का, तो अक्यूज्ड अगर चाहे तो एक एप्लीकेशन लगा सकता है उस ट्रायल के, उस केस के ट्रायल को किसी अदर मैजिस्ट्रेट के पास में प्रोसीड करने के लिए। एप्लीकेशन कौन लगाएगा? एप्लीकेशन ऑफ द अक्यूज्ड। और किस बात के लिए एप्लीकेशन है? फॉर द ट्रांसफर। क्यों ऐसा हो रहा है? सपोज करें मैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हूं, मैंने सुओ मोटो किसी एक ऑफेंस का कॉग्निजेंस ले लिया। अब मेरा तो माइंड ऑलरेडी प्रीजुडिस हो गया है, मैंने तो खुद ही उस चीज को अपने पास में लेके आया है, तो मैं तो उसी के वन साइडेड एक जजमेंट दे दूंगा, उसमें तो सामने वाली पार्टी को सुनना ही नहीं चाहूंगा। तो ऐसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि ट्रांसफर किया जा सके उसको किसी अदर मैजिस्ट्रेट के पास में, जिससे कि एक जुडिशियस ट्रायल चल सके। ठीक है, देखते हैं सेक्शन 191 क्या कहता है। जो मैंने ब्रीफ बताया उसी के बारे में डील करेगा। When a magistrate takes cognizance of an offence under clause C of subsection 1 of section 190, याद आ गया होगा आपको सेक्शन 190 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी में क्या है? अभी अभी बताया मैंने, जब सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया जा रहा है। द अक्यूज्ड शैल बिफोर एनी एविडेंस, यानी कि ये एप्लीकेशन फाइल करने की पावर किसके पास में है? अक्यूज्ड के पास में। अक्यूज्ड खुद कहेगा सर ये तो मुझे जबरदस्ती झूठा फंसा के लेके आए और ये खुद ही ट्रायल कराएंगे तो मुझे जरूर जेल करेंगे, मैं चाहता हूं कि आप मेरे केस को ट्रांसफर कर दें। द अक्यूज्ड शैल बिफोर एनी एविडेंस इज टेकन, एविडेंस से पहले, be informed that he is entitled to have the case inquired into or tried by another magistrate। तो ये बात accused को बताई जानी चाहिए, कोई भी एविडेंस आने से पहले ये बात accused को इन्फॉर्म की जानी चाहिए। देखो आपके पास में पावर है, आपके पास में ऑप्शन है, you are entitled to submit an application and to have the inquiry and trial by the another magistrate। अब अक्यूज्ड कहता है नहीं तो ठीक है, अच्छी बात है। और अगर अक्यूज्ड कहता है इफ द अक्यूज्ड और एनी ऑफ द अक्यूज्ड, यानी कि अगर एक से ज्यादा है, इफ द अक्यूज्ड और एनी ऑफ द अक्यूज्ड, इफ देयर बी मोर देन वन, ऑब्जेक्ट्स टू फर्दर प्रोसीडिंग बिफोर द मैजिस्ट्रेट टेकिंग कॉग्निजेंस। तो जिस मैजिस्ट्रेट ने कॉग्निजेंस लिया है उस मैजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी और ट्रायल चलाए जाने पर अक्यूज पर्सन अगर कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है तो ऐसी सिचुएशन में उस अक्यूज्ड को ये बताया जाएगा कि आपके पास में ऑप्शन है, आप अदर किसी मैजिस्ट्रेट से इंक्वायरी और ट्रायल को प्रोसीड करवा सकते हैं।
द केस शैल बी ट्रांसफर्ड। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा, द केस, एप्लीकेशन कौन लगाएगा, अक्यूज्ड, द केस शैल बी ट्रांसफर्ड टू सच अदर मजिस्ट्रेट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। तो डिसाइड कौन करेगा फिर किस मजिस्ट्रेट के पास इसे भेजा जाना चाहिए, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सीजीएम विल डिसाइड इन दिस सिचुएशन। तो देख रहे हैं आप सीआरपीसी कितना यू कैन से ब्यूटीफुली ड्राफ्ट किया है। सेक्शन 190 में बता दिया कि भी मजिस्ट्रेट चाहे तो खुद कॉग्निजेंस ले सकता है सुओ मोटो, और 191 में उसका एक यू कैन से प्रिविलेज भी प्रोवाइड कर दिया अक्यूज्ड को, जिससे कि किसी भी तरह का कोई आर्बिट्ररी एक्शन ना लिया जा सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई जज मजिस्ट्रेट अपनी खुन्नस निकालने के लिए, अपनी दुश्मनी निकालने के लिए किसी पर्सन को ऐसे ही फंसा दे। वो कॉग्निजेंस ले सकता है, ले लेगा। कॉग्निजेंस के बाद में इंक्वायरी और ट्रायल के लिए अदर मजिस्ट्रेट के पास में उसे ट्रांसफर किया जाने की पावर रहनी चाहिए, पावर दे दी गई है अक्यूज्ड पर्सन को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कुछ स्टेट अमेंडमेंट्स हैं, इनको आप देख लेना। सेक्शन 192 की तरफ आते हैं। सेक्शन 192 बताता है मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मैजिस्ट्रेट्स। एनी चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट में आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस of an offense make over the case for inquiry or trial to any competent magistrate subordinate to him। सेक्शन 191 में तो जो अक्यूज्ड पर्सन था उसने एक एप्लीकेशन लगाई थी कि मेरा केस ट्रांसफर कर दिया जाए, और उस बेसिस पे फिर सीजीएम ने देखा था भी किसको भेजा जा सकता है, उसको भेज दिया था। लेकिन सेक्शन 192 सीजीएम की ही पावर की बात कर रहा है कि सपोज किसी ऑफेंस का कॉग्निजेंस अगर सीजीएम ने लिया है या फिर किसी अदर कोर्ट ने भी लिया है, तो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में ये पावर है कि आफ्टर द कॉग्निजेंस he can transfer the case for inquiry and trial to any of the competent magistrate subordinate to him। CJM के subordinate में जो भी magistrates हैं वो उनके पास, किसी के पास भी उसको ट्रांसफर कर सकता है for the inquiry and trial after the cognizance। Further, any magistrate of the first class JMFC, any magistrate of the first class empowered in this behalf by the chief judicial magistrate में, क्या बात लिख रहा है, ये बताना चाह रहा है कि हर बार जरूरी नहीं कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही ऐसी ट्रांसफर करने की पावर रखता है। अगर चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट चाहे तो अपनी कुछ पावर्स डेलीगेट कर सकता है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को। सो एनी मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ, जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में ऐसी पावर है, बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट may after taking cognizance of the offense make over the case for inquiry or trial to such other competent magistrate as the chief judicial magistrate may by general or special order specify, and thereupon such magistrate may hold the inquiry or trial। तो judicial magistrate first class after cognizance उस केस को ट्रांसफर कर देगा to the other magistrate। कौन सा अदर मैजिस्ट्रेट, जिसके बारे में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्पेसिफाई करेगा, जिसके बारे में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट विद द जनरल और स्पेशल ऑर्डर डायरेक्शंस देगा। ये था सेक्शन 192। सेक्शन 190 में कॉग्निजेंस लिया गया, 191 में अक्यूज ने एप्लीकेशन लगाया फॉर द ट्रांसफर ऑफ केस, और 192 में बताया जा रहा है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास में इनहेरेंट पावर्स हैं टू ट्रांसफर द केस फ्रॉम वन मजिस्ट्रेट टू द another magistrate subordinate to him। Let us move further। Section 193, cognizance of offenses by courts of session। Section 190, 191, 192 हम कौन सी कोर्ट से डील कर रहे थे, हम डील कर रहे थे विद द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एंड सीजीएम से। लेकिन 193 किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है कि अगर कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेती है, अगर कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेती है तो उस सिचुएशन में क्या प्रोविजंस होंगे, उसके लिए है एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड। ये एक बड़ा अच्छा सेंटेंस होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब तक कि ऐसा कहीं पे और कोई
क्लियर एक्सप्रेस वे में लिखा ना गया हो, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। यहाँ पे इस सेक्शन 193 में जो बात लिखी गई है, जब तक कि उसके एडवर्स, उसके कॉन्ट्राडिक्टरी कहीं पे कोई और बात ना लिखी गई होगी, तो फिर 193 में जो लिखा है वो एप्लीकेबल होगा। इस सेंटेंस का ये मीनिंग होता है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज एक्सप्रेसली प्रोवाइडेड, जब तक कि कहीं और ऐसा कुछ लिखा ना गया हो। ठीक है, तो क्या होगा, नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज अ कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन unless the case has been committed to it by a magistrate under this code। क्या लिखा है, इसने लिखा है सेक्शन 193 में कि जब तक कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, सीजेएम, वो लोग खुद ही ट्रांसफर ना कर दें, सेक्शन 202 का यूज करते हुए वो खुद ही ट्रांसफर ना कर दें कोर्ट ऑफ सेशन के पास में किसी केस को कि भी इसका कॉग्निजेंस तो आप ही लीजिए, तब तक कोर्ट ऑफ सेशन किसी भी ऑफेंस का ट्रायल नहीं, सॉरी, किसी भी ऑफेंस का कॉग्निजेंस नहीं लेगा। ये बात लिखी है 193 में, या फिर एक दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं 190 में जो लिखा था उसी बात को रिपीट किया गया है। कॉग्निजेंस लेने की पावर किसके पास में है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास में। बीइंग एन एडवोकेट, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है, आप उसके ऑफेंस, उसके लिए प्लीड करते हैं, तो आप कहाँ पे जाके कंप्लेंट फाइल करेंगे, यू विल फाइल अ कंप्लेंट अंडर सेक्शन 2D एज पर सेक्शन 2D विद द जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास जाके आप कंप्लेंट फाइल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 194, एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशंस जज टू ट्राई केसेस मेड ओवर टू देम। अगर कोई केस एडिशनल सेशन जज या फिर असिस्टेंट सेशन जज के पास में जाता है, तो उनके बारे में उनका ट्रायल की क्या पावर्स रहेंगी। आपको हायरार्किकल ऑर्डर याद होगा, कोर्ट ऑफ सेशन होता है और उसी के इक्विवेलेंट पावर होती है एडिशनल सेशन जज की। उसके अंडर में, उसके सबऑर्डिनेट में असिस्टेंट सेशन जज होते हैं, उसके सबऑर्डिनेट में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, उसके सबऑर्डिनेट में जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, एंड आफ्टर दैट जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की ये भी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की जो पोस्ट है ये सारे स्टेट्स में नहीं होती है, कुछ स्टेट्स में है, कुछ स्टेट्स में नहीं है। राजस्थान में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास नाम का कोई पोस्ट ही नहीं है, मध्य प्रदेश में है, एमपी में जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है। चलिए चैट बॉक्स में जरा जल्दी से लिख के बताएं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कितने रुपए तक का फाइन लेवी कर सकता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की पावर कितने रुपए तक की फाइन लेवी करने की है, बताएं आप लोग। ओहो, अरे अनुराग क्या बात कर रहे हो, 1 लाख? हाँ, अभी ठीक आ रहा है। रिचा, अभिषेक, मोहिनी 5000, 5000 ठीक है। अरे 1 लाख कहाँ से आपने पढ़ लिया। जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास यानी कि लोअर मोस्ट पोस्ट। अब लोअर मोस्ट पोस्ट पे अगर 1 लाख का फाइन लेवी करवा दोगे आप तो कैसे चलेगा। ठीक है, तो 5000 इज द लिमिट, है ना। 1 साल तक का पनिशमेंट दे सकता है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, और 5000 रुपए तक का फाइन लेवी कर सकता है ऑन द फॉर एनी ऑफेंस। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं हम लोग, सेक्शन 194 को कंटिन्यू रखते हैं। सेक्शन 194 बता रहा है एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज टू ट्राई केसेस मेड ओवर टू देम। देखें क्या लिखा है इसमें, एज एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज shall try such cases as the session judge of the division may by general or a special order make over to him for trial, or as the high court may by special order direct him to try। ये ट्रायल की बात कर रहा है, कॉग्निजेंस की बात नहीं कर रहा है, ये ट्रायल की बात कर रहा है। क्या लिखा है इसमें, इसमें लिखा है कि एडिशनल सेशन जज और असिस्टेंट सेशन जज उन सभी केसेस का ट्रायल कर सकेंगे प्रोसीड जिनके बारे में सेशन जज उन्हें बताए या फिर हाई कोर्ट उनको बताए।
तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट एंड सेशन जज बोथ आर द ऑन द सुपीरियर अथॉरिटीज टू एडिशनल एंड असिस्टेंट सेशन जज, तो उनके डायरेक्शंस को तो फॉलो करना ही करना है। ठीक है, तो सेक्शन 190 से लेकर सेक्शन 194 तक मैंने आप लोगों को पढ़ाया। टोटल 5 सेक्शन हमने अभी पढ़े हैं। इनसे रिलेटेड किसी के माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हैं। बाकी के सेक्शंस को हम कल की क्लास में कंटिन्यू रखेंगे और ये कल चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। चैप्टर 14 जो है ये कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने बताया बहुत छोटा सा ही चैप्टर है। और कल सुबह मिलते हैं हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास के लिए सुबह 6 बजे।